दोस्तों, राज टेक्निक क्लासेस की यूट्यूब पोर्टल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके आगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉमन जानकारी दे दें कि हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं, खास रूप से जो फिलहाल अभी जो नई जो अभी वैकेंसी आई हुई है यूपी पीसीएल TG2 एसएसओ के लिए, और साथ साथ जो यूपी आर्डिनल के जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स जो फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए हमारा क्लास है। और ध्यान देंगे कि इसके साथ साथ जितने भी ITI के जो स्टूडेंट्स ITI कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, और गाजीपुर स्पेशली गाजीपुर के बहुत सारे लड़के हैं, लगभग नियरली 2 लाख लड़के हैं जो कि घर पे ही हैं और घर से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं पीसीएल और TG2 के लिए। तो ध्यान देंगे वो खास रूप से हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं, एकदम बेसिक से एकदम, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग जो इससे पहले जो पढ़े हुए थे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक था कि धारा और वोल्टेज, के बीच हम लोगों को ग्राफ बनाना था। बस ये ध्यान देना था हम लोगों की सर्किट डिफरेंट सर्किट थी, और उन सर्किट पे हमें ये देखना था कि करंट और वोल्टेज कब लैग करेगी, कब लीड करेगी, कब फेज में होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि एसी परिपथों में ध्यान देंगे हम लोग कि जो हमारा एसी सर्किट होता है अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे सपोज करिए हमारे पास पहला नंबर पे जो सर्किट है, सपोज करिए मान लेते हैं प्योर जिसमें आर हो। ध्यान दीजिए कुछ इस तरह से हमारे पास कोई परिपथ होगा जिसमें प्योर रेजिस्टेंस होगा। आर का मतलब होता है प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा आर का मतलब होता है प्रतिरोध। और इसका अगर मात्रक की हम लोग बात करें, अगर जिनको नहीं पता होगा ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक होता है ओम, और इसका सिंबल कुछ इस तरह से बनाया जाता है। और ये हमारा सपोज करें हमारे एक वोल्टेज सोर्स है और इसकी वजह से एक करंट हमारी ऐसे फ्लो करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एसी परिपथ होता है कुछ डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे जिसमें केवल प्रतिरोध हो, यानी केवल आर हो सकता है हमारा जो नेक्स्ट परिपथ हो सकता है कि हमारा जो परिपथ है जिसमें केवल इस तरह से, आप देखिए ध्यान से, ऐसे कुंडली नुमा एक संरचना ऐसे बनाई जाती है, और इसको हम लोग इंडक्टर कहते हैं, और जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टर या इंडक्टेंस। और इसका जो मात्रक होता है वह हेनरी होता है। तो ध्यान देंगे हम लोग इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरक। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट हमारा परिपथ जो हो सकता है, अगली जो परिपथ हो सकती है कुछ इस तरह से भी बन सकता है, कुछ ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं इस तरह से। और ये हमारा कैपेसिटर होता है, ध्यान दीजिएगा एक कैपेसिटर होता है जिसको हम लोग संधारित्र बोलते हैं, इसको हम लोग संधारित्र बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वह होता है हमारा फैराड। ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह से आपको सर्किट मिलेगा जिसमें केवल और केवल C होगा, इसको हम लोग संधारित्र, इसका मात्रक होता है फैराड। ध्यान दीजिएगा अगर इन तीनों परिपथों के बारे में अगर क्लियरली अगर आपका पूरा कंफर्म आपको पता चल गया कि इन परिपथों में धारा और वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है, अगर आपको ये 3 टॉपिक अगर आपको समझ में आता है, तो नेक्स्ट जितने भी आपको पढ़ाए जाएंगे, चाहे R और L हो, R हो, C हो, R L C हो, तो अगर आपको सिर्फ अगर ये 3 चीज क्लियर है तो और सबके बारे में आप निसंदेह बिना किसी कष्ट के आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक होगी, चौथा नंबर पे जो हमारा परिपथ होगा कुछ इस तरह से बना सकते हैं, जिसमें हमारा एक प्रतिरोध ऐसे लगा होगा और यहीं पे एक इंडक्टर हमारा कुछ इस तरह से बना हो सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है, ये इस तरह से। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट हमारा जो 5वां जो परिपथ है वो कुछ इस तरह से हो सकता है, जिसमें R होगा, प्रतिरोध होगा, और उसके साथ हमारा एक संधारित्र ऐसे जुड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा ये हमारा R होगा और इधर हमारा एक C होगा। और छठे नंबर पे आपका एक और परिपथ कुछ इस तरह से बन सकता है जिसमें R होगा,
ऐसे L होगा और ऐसे हमारा C भी हो सकता है। R होगा, L होगा और C होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इतने परिपथों को हमें पढ़ना है और इन्हीं परिपथों में हमें देखना है कि धारा और वोल्टेज किस तरह से होती है, धारा और वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है, धारा फेज में है वोल्टेज के या आगे है या पीछे है, इन्हीं परिपथों में हमें चेक करना है। तो आगे हम लोग एक एक करके एक एक परिपथों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्येक परिपथों में धारा और वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग एक क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर पढ़ते हैं कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच का रिलेशन। तो देखेंगे हम लोग ध्यान से, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच का रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, पहला जो हमारा टॉपिक है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में धारा तथा वोल्टेज के बीच रिलेशन। अब ध्यान देंगे हम लोग, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आपको ये चेक करना है कि रेजिस्टेंस तो है लेकिन क्या है, शुद्ध है, प्योर है। तो प्योर बनाने का मतलब ये हुआ कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्योर बनाते समय सिर्फ आपको प्रतिरोध ही बनाना है, प्रतिरोध के साथ और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं बनाना है, इसका हमें विशेष ध्यान देना है। अब ये मान लीजिए हमारा सप्लाई वोल्टेज यहाँ हमने V अप्लाई कर दिया, इसके वजह सपोज करिए धारा I है, हमारा प्रतिरोध R है। तो अगर हम ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं कि AC के समीकरण के बारे में। अगर AC के समीकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि V होता है Vm sin ओमेगा t, इसको हम लोग पहले समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें ये चेक करना है कि धारा और वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है। अब इसके आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ रहे हो कि V हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा है, V होता है I into R, हमने ये पढ़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर I के बारे में अगर आपको निकालना हो तो I बराबर आप कह सकते हैं V अपान R, और V का आपको पता है कि I V के बारे में आपको पता है कि V क्या था, तो Vm sin ओमेगा t, और इसके नीचे आपका हो जाएगा R। ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या किया, हमने बस ये किया V की वैल्यू यहाँ से हमने इसको उसको समीकरण मिलाकर रख दिया। अब एक चीज ध्यान देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए सभी ध्यान से देखिए, I आया V मैक्सिमम sin ओमेगा t अपान R। अगर इसी चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा इसमें हम लोग ध्यान दें तो देखिए ध्यान से कि देखिए I और R का क्या रिलेशन है। देखिए सब सभी लोग, I और R को आपको मिल रहा है कि ये तो आप नीचे है और ये इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई भी पूछे कि धारा का अपोज कौन करता है, अगर प्योर रेजिस्टिव परिपथ होगा उस परिपथ में धारा का विरोध करता है प्रतिरोध, या प्रतिरोध का विरोध करता है धारा। तो ये चीज को ध्यान रखिए, प्योर रेजिस्टिव परिपथ में धारा और वोल्टेज, ये धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के विरोध में है, या आप कह सकते हो एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। ध्यान दीजिएगा, यानी आपको यहीं से मिल जाएगा, यानी कि धारा का जो विरोध करता है वो कौन है, आपका प्रतिरोध, और इसी का जो मात्रक होता है वह होता है ओम, और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से। यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, इस धारा के मैक्सिमम वैल्यू के लिए ध्यान दीजिएगा, इस धारा के मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये धारा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी का मान यहाँ सबसे अधिक होगा। या आप दूसरे तरह से आप कह सकते हैं, इसी चीज को ध्यान दीजिएगा, Vm बटा R है ना। तो अगर हम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर सपोज करिए, देखिए इसका अगर मान लीजिए, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2, अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 को कंपैरिजन कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग कंपैरिजन कर देंगे तो ध्यान दीजिए, देखिए V मैक्सिमम
साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी के बाद क्या इसके आगे कोई कोण है? कोई नहीं, प्लस 0 डिग्री है। सेम वैसे यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी आया हुआ है और प्लस इसके भी आगे चाहे तो 0 डिग्री कर सकते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ओमेगा टी के बाद 0 यहाँ भी है, ओमेगा टी के बाद भी 0 यहाँ भी है। इसका मतलब कि इन दोनों के फेज में कोई अंतर नहीं है। अगर ओमेगा टी यहाँ भी है तो अगर ओमेगा टी वहां भी है। इसका मतलब धारा और वोल्टेज के बीच में कोई फेज का अंतर नहीं है। मैंने आपको बात करी इससे पिछले टॉपिक में, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो क्वांटिटीज या दो से अधिक क्वांटिटीज हैं, अगर उनके बीच में कोई कोण मिलता है तो आगे या पीछे कुछ भी लैगिंग या लीडिंग कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ओमेगा टी के बाद 0, यहाँ भी ओमेगा टी के बाद 0, कोई डिफरेंट नहीं है और कोई डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब प्योर रेजिस्टिव परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कोई अंतर, कोण का कोई अंतर नहीं होता है। और जब कोण का कोई अंतर नहीं होता है तो हम लोग कह सकते हैं इन दोनों समीकरणों को अगर मिला दिया जाए तो आप दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप कह सकते हो कि शुद्ध, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा और वोल्टेज एक ही फेज में होती हैं। और आपको पता है कि जो भी परिपथ होगा अगर एक ही फेज में होंगी, इसका मतलब इनके बीच का अगर सपोज करिए थीटा कोण मान लें, अल्फा कोण जो भी मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। इसका मतलब कि अगर इसका सपोज करिए, अगर आपको मान लीजिए अगर आपको सर्किट डायग्राम बनाना हो, आप कह सकते हो इक्विवेलेंट परिपथ आप कैसे बनाओगे? कहोगे कि वोल्टेज यहाँ है तो धारा इसी के फेज में होगी। कुछ इस ढंग से आप बनाएंगे। इनके बीच कोई, यानी आपको इधर नहीं बनाना है, इधर नहीं बनाना है, ना इधर बनाना है, बिल्कुल सेम में ही बनाना है। जिधर धारा है उधर ही वोल्टेज है। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, देखिए यहाँ पे सभी लोग V को हमने बड़ा बनाया हुआ है और I को हमने छोटा बनाया हुआ है। V यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज V है और यहाँ से लेकर हमने I को कुछ इस तरह, कुछ छोटा, इसकी मैग्नीट्यूड को कुछ कम अधिक बनाया हुआ है। ऐसा क्यों होता है? कहीं भी देखेंगे अगर ऐसा परिपथ होता है तो वोल्टेज को बड़ा बनाया जाता है और धारा को छोटा बनाया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान दीजिएगा, देखिए V V मैक्सिमम है, लेकिन I V मैक्सिमम तो है, लेकिन इसमें कुछ से क्या किया गया है, यहाँ पे कोई भी संख्या से भाग दिया गया है। सपोज करिए अगर इसी R की वैल्यू अगर हम लोग 2 रख लें और V की वैल्यू सपोज करें V मैक्सिमम की वैल्यू अगर हम लोग 100 रख लें तो V मैक्सिमम तो यहाँ तो 100 होगा आयाम इसका, लेकिन यहाँ पे 100 बटा R की वैल्यू जब रख देंगे 2 तो कट जाएगा, कितना आएगा? 50। इसका मतलब ये हुआ इसका मान तो हमेशा अधिक रहेगा इन कंपेरिजन इसके, क्योंकि R से इसमें हम लोग भाग देंगे। और जब ऐसा हम लोग करेंगे तो सिंपल सी बात है कि धारा का मान घट जाएगा और वोल्टेज का मान ज्यादा होगा। तो वोल्टेज का आयाम ज्यादा है इसलिए इसको बड़ा बनाते हैं और धारा का आयाम कम होता है इसलिए इसको छोटा बनाते हैं। लेकिन हमें आयाम को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि दोनों फेज में हैं कि नहीं। देखिए ओमेगा टी यहाँ भी है, ओमेगा टी यहाँ भी है, दोनों सेम फेज में है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बनाएंगे। वोल्टेज और धारा एक ही फेज में होंगी, इनके बीच का कोण क्योंकि 0 होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ओमेगा टी बराबर यहाँ भी है, ओमेगा टी यहाँ भी है, सेम फेज में होंगे। ठीक, अब थोड़ा सा इसका वेव डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है प्योर रेजिस्टिव परिपथ में धारा और वोल्टेज एक फेज में होते हैं, उसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह बनता है। V और I के बीच का कोण 0 होता है। और ध्यान रखिएगा जिस सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, अगर उनके बीच का कोण 0 होता है तो पावर फैक्टर भी उनका सबसे मैक्सिमम 1 होता है। याद रखना है आपको, पावर फैक्टर में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे हमने कह दिया कि पावर फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, तब देखिए ध्यान से, पावर फैक्टर के यहाँ पे कोण जिसका 0 होता है, पावर फैक्टर को हमेशा कॉस में मापते हैं, तो कॉस में लेंगे इसमें, तो cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो एक और परिभाषा बन जाती है शक्ति गुणांक का कि वोल्टेज और करंट के बीच का कोण, लेकिन किस में? कोसाइन में, यानी कि कॉस में। और कॉस में जब कोण 0 लेंगे तो आएगा 1, यानी कि उसका शक्ति गुणांक क्या होगा? 1 हो जाएगा। याद रखिएगा
कि अगर प्योर रेजिस्टिव परिपथ होगा तो उसका शक्ति गुणांक 1 होगा। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक 1 होता है। या दूसरे शब्द में कहा जाता है, अगर कोई डीसी परिपथ है तो उसका शक्ति गुणांक क्या होगा? तो डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका वेव डायग्राम देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो वेव डायग्राम बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको कोण को देखना है। ध्यान दीजिए, मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा पिछले टॉपिक में बताया था। अगर जो लोग नए जुड़े होंगे या जिन लोगों को ये नहीं पता होगा तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेंगे कि कैसे अग्रगामी पश्चगामी क्या होता है, और शक्ति गुणांक के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो को। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, एक है v इक्वल टू v मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, इसके आगे कोण 0 अभी जस्ट हमने पढ़ा था, और जस्ट इसके बाद है हमारा i इक्वल टू आया हुआ है v मैक्सिमम बटा r साइन ओमेगा टी, और इसके आगे भी 0, दोनों समीकरण ध्यान दीजिए। अब देखिए वेव डायग्राम बनाते समय आपको ये वैल्यू को ध्यान रखना है। देखिए ओमेगा टी यहाँ भी, ओमेगा टी यहाँ भी है, 0 यहाँ, 0 यहाँ, तो ये ध्यान रखना है। देखिए पहला मैं बना रहा हूँ आपको, वोल्टेज का बना के आपको दिखा रहा। देखिए पहले वाले को वोल्टेज को रिफरेंस मान के खींचते समय आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। V को आपने रिफरेंस मान कैसे खींच लिया। अब I को देखिए ध्यान से, I को खींचते समय देखिए यहाँ भी ओमेगा टी है तो यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ 0 यहाँ भी 0, कोई डिफरेंट नहीं। और कोई जब यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, वोल्टेज को खींचते समय कोई दिक्कत नहीं है। देखिए V को हमने यहाँ पे खींच लिया। अब I को देखिए ध्यान से, ओमेगा टी है, ओमेगा टी यहाँ 0 यहाँ 0, कोई डिफरेंट नहीं, कोई अंतर नहीं। I को भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए, I को स्टार्ट तो करेंगे यहाँ से, लेकिन एक चीज डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, यहाँ V की वह आयाम ज्यादा है, I वाला आयाम देखिए इसके मैक्सिमम बटा R किया गया, यानी इसका आयाम कम होगा, ये कम होगा, लेकिन कोण रास्ता उसका अलग नहीं होगा, रास्ता वही होगा, बस उसका वैल्यू कम होगा। देखिए ध्यान से, हमने I को ऐसे खींच लिया, इसका वैल्यू कम कर दिया हमने, इसका देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमने कम किया हुआ है, लेकिन हमने इसका रास्ता बदला नहीं है। रास्ता नहीं बदलने का मतलब देखिए वोल्टेज का मैक्सिमम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा अगर आपसे कहा जाए तो ये पूरा V मैक्सिमम है।